हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल यस स्टडी एजुकेशन में। एवरीवन, ये आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 4 है, जो कि बीटीबीसी बुक से क्लास 10 का चैप्टर 1 है। इस पार्ट में हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 3 पार्ट बना दिया है और इस चैप्टर का एक और पार्ट 5 होगा और चैप्टर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। हमने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, लगभग सभी वीडियो के नोट्स के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आप सबों को पढ़ने में आसानी हो। आप सब पीडीएफ को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। अगर आप सबों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला बनता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले जो यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 3 वीडियो था, उसमें हमने लास्ट में इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि किस प्रकार 1771 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो जाता है और उसमें मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेता तथा विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण ये पूर्ण होता है। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जर्मन मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में शारलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मन मध्यकाल में किसके नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। तो यहाँ पे देखिएगा, शारलमा के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा कि शारलमा के नेतृत्व में। परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। अब देखिए कि जर्मनी एकीकरण से पहले यानी कि आधुनिक युग तक आते आते जो जर्मनी था वो कितने छोटे बड़े राज्यों में विखंडित हो गया, तो 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित हो गया। और ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग के आते आते जर्मनी जो था लगभग कितने छोटे बड़े राज्यों में विखंडित हो गया था, तो 300। ऑप्शन में आपको 300, 200, 150 कुछ भी आपको दे देगा। तो ध्यान में रखिएगा, जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित हो गया था और उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। तो इसमें कौन कौन सी विषमताएं मौजूद थी, तो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, ये सभी विषमताएं जो थी जर्मनी में मौजूद थी। उसके बाद में आगे है उत्तर जर्मन राज्यों में, जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहां प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। अब देखिए कि जो जहाँ उत्तर की बात यहाँ पे कह रहा है। अगर चलिए हम लोग पहले इसको मैप में समझते हैं। सबसे पहले हम ये यूरोप के मैप को देखेंगे, जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के पहले का ये मैप है। और यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो है इटली का एकीकरण के पहले का मैप है। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और बवेरिया और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, आप इसको देख यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फ्रांस है, बवेरिया है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और प्रशा, ये सभी जो था यहाँ पे प्रशा को आप देख रहे हैं। ये जो प्रशा है वो डेनमार्क से भी युद्ध करता है और ऑस्ट्रिया से भी युद्ध करता है। और ये प्रशा जो था पूरे क्षेत्र में यहाँ फ्रांस का कुछ पार्ट लेकर लास्ट में वो फ्रांस से भी युद्ध करता है। यानी कि 3 युद्धों के बाद जो है प्रशा जीतता है और प्रशा लास्ट में क्या करता है कि जर्मनी का एकीकरण, प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के बाद का मैप कैसा है। यहाँ आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो उत्तर जर्मन राज्यों में, यहाँ पे उत्तर है, उत्तर जर्मन राज्यों में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी। यानी कि ये जो जर्मनी है ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो जो जर्मनी के
यहाँ पे प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रसा, आप देख रहे हैं कितने दूर में प्रसा का विस्तार हुआ है। तो सबसे शक्तिशाली उससे उत्तर में जो था वो प्रसा ही था, और प्रसाद ही था जो अपना प्रभाव बनाए हुए था। और जो यहाँ पे दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ जो यहाँ पे दक्षिण है, वो दक्षिण में जो कैथोलिक था, यानी कि उत्तर में जो था प्रोटेस्टेंट था और दक्षिण में जो था वो कैथोलिक था। कैथोलिक जो बहुल राज्यों की जो अपनी प्रतिनिधि सभा थी, यहाँ पे जो था प्रतिनिधि सभा बना हुआ था, यानी कि दक्षिण में प्रतिनिधि सभा बना हुआ था, और उस प्रतिनिधि सभा को डायट कहा जाता था। तो हम लोग उसको फिर समझते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहाँ सभी मिलते थे। अब उत्तर में क्या था, प्रोटेस्टेंट मतावलंबी रहते थे, और जो दक्षिण में जर्मनी में कैथोलिक बहुल राज्य की प्रतिनिधि सभा, और उस प्रतिनिधि सभा को डायट कहा जाता था, यानी कि ये एक प्रकार का संसद होता था। अभी जो हम लोग का संसद है, उस समय यहाँ पे संसद हुआ करता था, जिसको प्रतिनिधि सभा, वो एक प्रतिनिधि सभा के रूप में कार्य करता था, और उसका नाम था डायट। डायट जो थी एक प्रकार की प्रतिनिधि सभा थी, यानी कि ये राष्ट्र की सभा भी थी। जो नेपोलियन ने 39 राज्यों का परिसंघ बनाया था, और वीना कांग्रेस के द्वारा, और ऑस्ट्रिया का जो सम्राट था उसे इस परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि डायट का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ऑस्ट्रिया के सम्राट को बनाया गया था। और इस परिसंघ की एक राष्ट्र सभा बनाएगी, जिसे डायट के नाम से जाना जाता है। परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। अब जो जर्मनी में क्या था, उस समय तक राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हुआ था। तो ये सोचने की बात है कि अगर राष्ट्रवाद की भावना का विकास उस समय तक जर्मनी में नहीं हुआ था, तो फिर आया कहाँ से। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। आगे एक नोट है, जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि के निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया। अब यहाँ गौर से देखिएगा, हमने अभी ऊपर कहा कि राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, तो आई कहाँ से। तो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट की देन है, क्योंकि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का देन नेपोलियन बोनापार्ट का ही है, क्योंकि नेपोलियन ने 1806 ईस्वी में जर्मनी प्रदेश को जीता था, और उसने राइन राज्य संघ का निर्माण भी किया था। तो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये याद रखिएगा। कब किया था, तो 1806 ईस्वी में, जब उसने जर्मनी प्रदेश को जीता था। ठीक है, आप जो मेरा सबसे इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे, तो उस पार्ट 1 में ही हमने बताया था। आपको याद होगा कि नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर करके उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की थी, और जिसके इसी के कारण जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। मैंने इस जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पार्ट 1 वीडियो बनाया है, मैंने उसी में आप लोगों को ये बताया था। तो आप यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार नेपोलियन के कारण ही जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, और यहीं से जो है जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी, और जर्मन राजराइन के कारण ही जर्मन राज्यों में एक साथ रहने का एहसास भी हुआ, और इससे जर्मनी में एकता की भावना का प्रचार भी हुआ। तो जर्मन राजराइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेपोलियन ने इसका निर्माण करके जर्मनी के एकीकरण का मार्ग भी उसने प्रशस्त किया था। हिगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि जो जर्मनी में बुद्धिजीवी, किसान तथा कलाकार थे, इन्होंने ही जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो अब राष्ट्रवाद की भावना किसने लाई थी, तो नेपोलियन ने, लेकिन राष्ट्रवाद को बढ़ावा किसने दिया था, तो जो बुद्धिजीवी, जो किसान तथा कलाकार थे, और उनमें
कलाकार और किसान के नाम में कौन आता है, तो ये आप लोगों को नाम ये याद रखना होगा। हिगेल कांट, आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। तो हिगेल कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट और जैकब ग्रिम, इन सभी जो थे ये किसान और कलाकार ने जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया था। आगे है, हिगेल कांट ने राजनीतिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हिगेल के विचारों से प्रभावित था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्वंद्ववाद कहते किसे हैं। तो द्वंद्ववाद का मतलब होता है बातचीत या तर्क वितर्क के द्वारा, यानी कि जो हिगेल कांट थे वो जो ऐतिहासिक, जो पुरानी जो इतिहास में जो बातचीत हुआ था उसके तर्क वितर्क और बातचीत की व्याख्या करके उसने जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। और जो हिगेल कांट से कौन प्रभावित था, तो प्रसा का चांसलर बिस्मार्क प्रभावित था। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देगा कि बिस्मार्क जो थे वो किसके विचारों से प्रभावित थे, तो हिगेल के विचार से प्रभावित थे। और बिस्मार्क कौन थे, तो वो प्रसा का चांसलर थे और बिस्मार्क ने ही जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आगे हम देखेंगे किस प्रकार बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अब आगे के बारे में देखेंगे कि अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृति की। अब आप देख रहे हैं कि जो ये पेज है, इस पेज में सिर्फ किसान, कलाकार, इस सब के बारे में दिया गया कि किसने जो था राष्ट्रवाद की भावना को कैसे प्रभावित किया था, कैसे प्रचार प्रसार किया था राष्ट्रवाद की भावना का। तो अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृति की थी, ठीक है। और हर्डेनवर्थ तथा नोबोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा था, यानी कि जो गौरवमय अतीत था जर्मनी को, उसको सामने में किसने रखा था, तो हर्डेनवर्थ तथा नोबोलिस ने। ये भी क्वेश्चन आपको उल्टा भी पूछ देगा कि कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृति किसने की थी, तो अंडर्ट ने, ठीक है। और चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। इन्होंने नायक नायिकाओं की जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब आप देखते होंगे कि हमारी जो भारत माता की जो पिक्चर है वो क्या है, वो भी तो एक नायक नायिका के रूप में ही उसे जीवंत चित्र को प्रदान किया गया है। हमारी जो भारत माता की जो चित्र है उसके बारे में है, वो भी क्या है, चित्रकार ने उसे बनाया है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है राष्ट्रवाद की ओर बढ़ावा, राष्ट्रवाद के लिए ये लोग क्या किए, बढ़ावा दिए। यानी कि उनके अंदर सभी जो स्त्री पुरुष थे, जो सभी व्यक्ति थे, उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। अब नेक्स्ट एक नोट है, अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह से निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। अब जो जर्मनी था किस व्यवस्था से पूरी तरह निकलने लगा, तो सामंतवादी व्यवस्था से। यानी कि जर्मनी किससे निकला था, तो सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर और ये आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। अब इसको समझिएगा, सामंतवादी व्यवस्था अगर आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था का अर्थ होता है कि राजा द्वारा जो जमीन धनी सरकार को दी जाती है उसे जागीर कहा जाता था। यानी कि जो राजा जो भी जमीन जो था, सबसे धनी जो सरदार होता था उसको दिया जाता था, उस जो जमीन को जागीर कहा जाता था। और जो धनी सरकार को सामंत या कहा जाता था। और सामंत जो था इसके अधीन छोटे जमींदार तथा उसके नीचे किसान और अंत में भूमिहीन जो थे अर्थदास होते थे। इस प्रकार राजा से लेकर अर्थदास तक संबंधों की एक कड़ी बनी। राजा जो था अपनी सारी भूमि शक्तिशाली सामंतों में वितरित कर देता था और ये सामंत उसे कृषकों को खेती करने के लिए दे दिया करते थे। तो वो जो वैसी जो व्यवस्था थी सामंतवादी व्यवस्था को क्या हुआ, खत्म कर दिया गया और लोग क्या किया, आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रुसेनशैफ्ट और राष्ट्रीय आंदोलन।
तो ब्रुसेनसेफ्ट क्या है, तो ये एक सभा है। और ये सभा क्यों किसने स्थापित किया था, तो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने ये सभा स्थापित किया था। किसके उद्देश्य से, तो जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से। देखिए इसमें 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रुसेनसेफ्ट क्या था, तो ये एक सभा था और इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के द्वारा। और इसे स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो जर्मनी का एकीकरण करने का उद्देश्य था। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान है। तो राष्ट्रीय आंदोलन, जर्मनी का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें शिक्षण संस्थान का भी योगदान है और विद्यार्थियों का भी योगदान है। वाइजर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था जर्मनी एकीकरण के समय, तो उसमें जो था कौन सा राज्य और कौन सा विश्वविद्यालय जो था केंद्र बना था, तो वाइमर राज्य बना था और येना विश्वविद्यालय, ये नाम आपको याद रखना होगा और राज्य का नाम भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया। अब देखिए यहाँ भी मेटरनिख आया, क्योंकि जिस समय इटली का एकीकरण हो रहा था उसी समय जर्मन क्षेत्र में भी उसी समान की प्रतिक्रियाएं चल रही थी, यानी कि दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ ही साथ संपन्न हुआ। तो जाहिर सी बात है कि उस बगल में ऑस्ट्रिया था और जो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिख था। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि जो मेटरनिख जो था वो इटली के एकीकरण के भी खिलाफ था। अब यहाँ देखिए जो जर्मनी का एकीकरण हो रहा है उसके खिलाफ भी मेटरनिख क्या क्या काम कर रहा है। तो मेटरनिख जो था, जो ये जो आंदोलन चला था, इसको भी कुचलने के लिए इसने एक दमनकारी कानून का निर्माण किया जिसका नाम था कार्लसवाद के आदेश। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्लसवाद के आदेश को किसने जारी किया था, तो मेटरनिख ने जारी किया था। यानी कि इटली के एकीकरण में भी मेटरनिख का नाम आता है और जर्मनी के एकीकरण में भी मेटरनिख का नाम आता है। तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इटली के बगल में भी ऑस्ट्रिया है और जो जर्मनी का एकीकरण होगा उसके साइड बगल में भी ऑस्ट्रिया है, पश्चिम साइड में। इसलिए ऑस्ट्रिया जो था नहीं चाहता था कि न इटली का एकीकरण हो और न जर्मनी का एकीकरण हो, ये दोनों के एकीकरण के सख्त खिलाफ था। इसी कारण उसने कुचलने के लिए कार्लसवाद के आदेश को जारी किया था। फिर भी जर्मनी में राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता की। यानी कि मेटरनिख के लाख प्रयास के बाद भी जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना प्रवाहित ही हो रही थी। इससे एकीकरण के मार्ग में काफी सहायता भी प्रदान हुई। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जाल्वेरिन। अब जाल्वेरिन क्या है, तो जाल्वेरिन एक प्रकार का संस्था था और ये कौन सा संस्था था, तो ये आर्थिक संघ था। ठीक है, और ये आर्थिक संघ किसका था, तो व्यापारियों का। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जाल्वेरिन जो किसका संस्था है, तो ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, कबीलों का, व्यापारियों का, राष्ट्रवादियों का, क्रांतिकारियों का। तो इसका सही जवाब होगा व्यापारियों का। तो ये क्या था, पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। यानी कि जब यह संघ जो था 1834 में प्रसा के नेतृत्व में जर्मन व्यापारियों ने इसे बनाया था। तो आखिर प्रसा के नेतृत्व में जर्मन व्यापारी जो थे इसे क्यों बनाए थे, क्या कारण था कि जाल्वेरिन संस्था का निर्माण किया गया, ये संस्था क्यों बनाया गया, तो इसलिए बनाया गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेपोलियन जो था उसने छोटे बड़े 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था और जो 39 राज्य का जो वो महासंघ था उसमें प्रत्येक की अपनी अपनी मुद्रा थी, अपनी अपनी नापतोल थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता था, यानी कि 39 राज्यों का जो महासंघ था वो अगर एक महासंघ से दूसरे महासंघ को वो जाता था तो उसे 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। यानी कि उसे 11 जगह उसे टैक्स देने पड़ते थे। अब आप ही सोचिए, अगर कोई व्यापारी
वो एक जगह से दूसरे जगह वो व्यापार करने के लिए जाएगा, जाहिर सी बात है वो जाएगा ही। तो वो व्यापार करने जाएगा तो वो 11 जगह अगर वो शुल्क देगा, अगर वो टैक्स भरेगा तो उससे क्या प्रॉफिट होगा। अब जो क्या था, और जो भी सीमा शुल्क लगता था, वो जो जितना भारी ज़्यादा वो सामान लेके जाता था, यानी कि वजन और आकार के अनुसार उस पर टैक्स लगाए जाते थे। और जो 39 राज्यों का जो महासंघ था, सब जगह अपनी अपनी जो नापतोल की अलग अलग व्यवस्था थी। और ये इसी को ध्यान में रखने के लिए व्यापारियों ने, जो जर्मन जो व्यापारी थे, उसने 1834 ईस्वी में जाल्वेरिन संस्था का स्थापना किया। इससे क्या है कि इसका उद्देश्य आर्थिक व्यापारिक समानता लाना। हमने आपको बताया था अलग अलग हर जगह एक शुल्क सीमा टैक्स लगा दिया जाता था, तो पूरे हर जगह 39 जो राज्यों का महासंघ था, उन 39 राज्यों में व्यापारिक समानता लाना इस जाल्वेरिन संस्था का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, इस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। जो ये जाल्वेरिन संघ था, उसने क्या किया, जो क्षेत्र की जो आदत थी, यानी कि जो वो एक जगह से दूसरे जाने में जो उसे टैक्स देना पड़ता था, उसको क्या किया, कुचल दिया गया। और जो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया, यानी कि राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए ये प्रोत्साहित किया गया। ये जो संगठन तो बन गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो जर्मन जो राष्ट्रवादी थे, यानी कि राष्ट्र के प्रति जिनकी इच्छा थी, वो अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। तो वो कब संगठित हुए, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दी। हमने 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति को इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने उसे पढ़ा है। तो आप लोग अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो फ्रांस में 1830 में क्रांति होती है, उस क्रांति के कारण जो जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं पर भी इसका असर होता है और सैक्सोनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर कुचल दिया। अब देखिए, जो सैक्सोनी और हनोवर, ये सभी लास्ट में जब जर्मनी का एकीकरण होता है तो ये सभी जो है जर्मनी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहाँ कहाँ विद्रोह होता है, तो सैक्सोनी में और हनोवर, ये आपको याद रखना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्रांस की 1830 की जो क्रांति होती है, उसमें जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा मिली और कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था, तो सैक्सोनी और हनोवर राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे। लेकिन इसे किसने कुचल दिया, तो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल दिया। अभी देखिए, ये दोनों साथ मिलकर इस विद्रोह को कुचल तो देते हैं, लेकिन जर्मनी एकीकरण में प्रूसिया का जो चांसलर बिस्मार्क होता है, जो आपको हमने बताया था मैप में कि प्रूसिया सबसे शक्तिशाली राज्य होता है और प्रूसिया जो था लास्ट में ऑस्ट्रिया से भी विद्रोह कर लेता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन होता है, मेटरनिक, और मेटरनिक क्या चाहता है, वो जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता है। तो अभी जो था प्रूसिया क्या किया, इससे मिलकर इस विद्रोह को कुचल तो दिया, लेकिन बाद में प्रूसिया इससे अलग हो जाता है। नेक्स्ट, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया और इस क्रांति ने मेटरनिक के युग का अंत भी कर दिया। अब मेटरनिक का युग जो है वो 1815 से 1848 तक ही माना जाता है। तो मेटरनिक युग का अंत कब होता है, तो जब 1848 की जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, उस समय मेटरनिक के युग का अंत हो जाता है। हमने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा है और पहली बार तो वो 1830 की क्रांति के समय उसमें जो सैक्सोनी और हनोवर जो राज्य था उसमें विद्रोह हुआ था, लेकिन फिर दबा दिया किसने, तो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे दबा दिया। लेकिन फिर जब 1848 की क्रांति होती है, उस समय जर्मन राष्ट्रवाद को फिर से एक बार भड़का दिया जाता है। और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैंकफर्ट में सभा का आयोजन। तो फ्रैंकफर्ट क्या है, तो एक जगह का नाम फ्रैंकफर्ट है और उस फ्रैंकफर्ट में सभा का आयोजन किया जाता है। तो जर्मन राष्ट्रवादी मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, यानी कि जो जर्मन की जो राष्ट्रवादी थी, जो राष्ट्र के प्रति जिनकी इच्छा थी, जिन्हें एकीकरण की चाह थी, वैसे जर्मन राष्ट्रवादियों ने
1848 में पुराने संसद की सभा को कहाँ बुलाया था? तो फ्रैंकफर्ट में बुलाया था। ठीक है, और फ्रैंकफर्ट में क्या निर्णय लिया गया? तो यहाँ निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राज्य का नेतृत्व करेगा। यानी कि अब जर्मन राज्य का नेतृत्व कौन करेगा? तो प्रसा का जो शासक है वही जर्मन राज्य का नेतृत्व करेगा और जर्मन प्रसा के शासक के अधीन ही समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, और लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के सिद्धांत, शासन के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। तो यहाँ पे तो ये सभी निर्णय लिया गया, लेकिन क्या ये निर्णय सही था? क्या फ्रेडरिक विलियम ने इस निर्णय को माना? तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था, उसने उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जो फ्रेडरिक विलियम था वो नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रियाई संघर्ष हो, और वो डर के कारण जो फ्रेडरिक था इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। कौन सी व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया? तो फ्रेडरिक उसी के नेतृत्व में जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा और लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। ये जो था फ्रेडरिक को अच्छा नहीं लगा और उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो क्या था? तो एक निरंकुश था और वो एक रूढ़िवादी विचार का था। यही कारण था कि वो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। फ्रेडरिक भी नहीं चाहता था। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था निरंकुश के बारे में कि जिस पर वैसा राजा जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो, यानी कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता हो, उसे ही हम निरंकुश कहते हैं। और रूढ़िवादी विचार का मतलब होता है यानी कि जो पुरानी सोच, जो पुरानी जो शासन व्यवस्था थी वैसी शासन व्यवस्था वो चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जो मतलब जर्मनी में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया जाए। अब नेक्स्ट है एकीकरण के इस प्रस्ताव का विरोध जर्मन के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी कर रहा था, जिसके कारण एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया और साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। अब देखिए, अब जो था ये दोबारा फिर ऑस्ट्रिया और प्रसा क्या किया है, मिलकर इस जो आंदोलन, इस एकीकरण की जो चाह थी उसको फिर से इसने दबा दिया। तो अब देखिए कि जो एकीकरण का जो ये प्रस्ताव था उसको जो जर्मन के दक्षिणी राज्य था वो भी इसका विद्रोह कर रहा था, क्योंकि उसे भी इसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। और यही कारण था कि जर्मन राज्य में क्या हो गया, विद्रोह हो गया और फिर विद्रोह को ऑस्ट्रिया प्रसा मिलकर दबा दिया। और प्रसा क्यों दबाया? क्योंकि उस समय प्रसा का जो शासक था वो फ्रेडरिक था और वो एक निरंकुश और रूढ़िवादी विचार का था, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर प्रसा दबा दिया। लेकिन बाद में क्या करता है, बिस्मार्क आता है और वो क्या करता है कि जर्मनी के एकीकरण का मार्ग फिर से प्रशस्त करता है। अब क्या था, अब जो था प्रसा को ये पता चल चुका था, प्रसा ये समझ गया था कि जर्मनी का एकीकरण जो है उसी के नेतृत्व में ही हो सकता है, इसलिए प्रसा ने अपनी सैनिक शक्ति भी बढ़ानी शुरू कर दी थी। और इसी बीच क्या होता है, फ्रेडरिक का देहांत हो जाता है और फ्रेडरिक के देहांत के बाद उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बनता है। ठीक है, और विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। अब जो जहाँ फ्रेडरिक जो था वो जो निरंकुश शासक था और वो जो था वो रूढ़िवादी विचारों का था, लेकिन विलियम क्या था, वो राष्ट्रवादी विचारों का था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हो गए। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा कि किसके नेतृत्व में, तो जो विलियम था उसके सुधारों के कारण ही जर्मनी में जो था औद्योगिक क्रांति की हवा भी तेज और जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हो गया। नेक्स्ट एक नोट है, विलियम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क को किसने नियुक्त किया था, तो विलियम ने
किसके कारण? तो एकीकरण के उद्देश्य के कारण। क्यों? क्योंकि जो बिस्मार्क जो था वो एक महान कूटनीतिज्ञ था। और हमने देखा था जब इटली का जब एकीकरण हुआ था उस समय भी जो काउंट काबूर थे वो एक महान कूटनीतिज्ञ थे और अपनी कूटनीति से ही इटली के एकीकरण में उन्होंने काफी योगदान दिया था। ठीक उसी प्रकार जो ये बिस्मार्क है वो भी महान कूटनीतिज्ञ है और इसने भी किस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इसने किस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बिस्मार्क के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था। हमने पहले भी आपको बताया था कि बिस्मार्क जो था हीगेल के विचारों से प्रभावित था और बिस्मार्क जो था जर्मन डायट में प्रसा, डायट का मतलब होता है संसद, तो जर्मन संसद में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था। ठीक है, ये जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीतिज्ञ का लगातार परिचय देते आ रहा था और इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गए। जो भी निरंकुश राजतंत्र था उसका इन्होंने समर्थन किया और जर्मनी के एकीकरण में ये जुट गए। नेक्स्ट है, यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थन समझते थे। अब देखिए कि इसकी जो था ये एक सफल कूटनीतिज्ञ था और उसी सफल कूटनीतिज्ञ का परिचय था कि उसे इसकी कूटनीतिज्ञ के कारण ही उसे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचार का समर्थक समझते थे। क्यों? क्योंकि ये एक कूटनीतिज्ञ के कारण ही इसे लोग जानते थे। ये जर्मन एकीकरण के सैन्य शक्ति के महत्व को समझते थे। तो जर्मन एकीकरण में जो सैनिक शक्ति थी उसके महत्व को कौन समझता था? तो बिस्मार्क। उसे पता था कि जब तक जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सैनिक की शक्ति होना, और सैनिक शक्ति होगी तो जर्मनी के एकीकरण का जो भी बाधा है वो कम हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया और रक्त और लौह की नीति का तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। तो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और इसका मतलब क्या था? तो सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकता था। इन्होंने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू किया, यानी कि 1830 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच एक संधि हुई थी। उस संधि का विरोध करना शुरू किया और उस संधि में क्या था? तो उस संधि के अंतर्गत था कि प्रसा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। यानी कि ऑस्ट्रिया और प्रसा का जो संधि हुआ था उस संधि में ये कहा गया था कि जर्मन का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में नहीं होगा। लेकिन अब क्या था? अब जो था प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी थी। नेक्स्ट नोट है, बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया। अब प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया था। अब देखिए बिस्मार्क जो था, हमें आपको बताया है कि बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, तो उसने अपनी ही नीति से प्रसा को इतना शक्तिशाली कर दिया कि अब प्रसा जो था ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में वो कम नहीं रह गया था। नेक्स्ट नोट है, 1864 ईस्वी में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। अब देखिए कितना ये सफल कूटनीतिज्ञ था। पहले तो ये जो है वो ऑस्ट्रिया से मिल जाता है और ऑस्ट्रिया से मिलकर उसने डेनमार्क पे हमला कर देता है। और डेनमार्क पे हमला क्यों करता है? क्योंकि जो सेल्सविग और होल्स्टीन दो जो राज्य है वो डेनमार्क में पड़ता था और डेनमार्क के नियंत्रण में था। और प्रसा जब जीत जाएगा दो राज्य, जर्मनी का एकीकरण हो सकता है।
तो ये पहले उसने 2 राज्य को जीतने का प्रयास किया और इसी 2 राज्य को जीतने के लिए उसने ऑस्ट्रिया की मदद ली और ऑस्ट्रिया की मदद से उसने डेनमार्क पे हमला कर दिया। अब ये क्या है, जीत के बाद सेल्सविग प्रसा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। अब ये क्या है कि ये जो इस युद्ध को उसने जीत भी लिया और जो सेल्सविग था वो प्रसा को मिल गया और होल्स्टीन जो राज्य था वो ऑस्ट्रिया को मिल गया। ये ध्यान में रखेगी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डेनमार्क पे आक्रमण ऑस्ट्रिया और प्रसा ने किस राज्य को जीतने के लिए किया था, तो सेल्सविग और होल्स्टीन। या फिर ऐसे भी आपको पूछ देगा प्रसा के अधीन कौन सा राज्य आया, तो सेल्सविग। और ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया को कौन सा राज्य प्राप्त हुआ, तो होल्स्टीन। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी, जर्मनों की संख्या अधिक थी, अतः प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया। पहले हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। मतलब ये जो सेल्सविग और होल्स्टीन, ये जो 2 राज्य था, इसमें 2 राज्यों में सबसे ज्यादा जर्मनों की संख्या थी। अब जो प्रसा का जो चांसलर जो बिस्मार्क था, उसने इस समय कूटनीति का प्रयोग किया। उसने क्या किया कि जो भी जर्मन लोग थे उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उसने भड़का दिया और इस राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए जो ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था, लेकिन प्रसा जो था इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप हमारे क्षेत्र को पार नहीं करेंगे, क्योंकि बिस्मार्क की तो ये कूटनीति थी, उसने ही इस विद्रोह को भड़काया था। यही कारण था कि वो ऑस्ट्रिया के सेना को अपने क्षेत्र में आने से रोक रहा था। नेक्स्ट एक नोट है, बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवसंभावी था, लेकिन वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अब बिस्मार्क का जो नीति था उसके अंतर्गत बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अनिवार्य था। अवश्यंभावी का मतलब होता है अनिवार्य, यानी कि जो अवश्य हो तो अवश्य था, लेकिन बिस्मार्क क्या था, वो ऑस्ट्रिया को ही आक्रमणकारी साबित करना चाहता था, वो अपने आप को दोषी नहीं साबित करना चाहता था। अतः पहले ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। इसके लिए उसने फ्रांस को भी कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। देखिए कितना ये तेज था। इसने क्या किया कि जो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए उसने फ्रांस से मदद ली, लेकिन बाद में इसने फ्रांस से भी युद्ध किया। जब ऑस्ट्रिया को जीत जाता है तो उसने बाद में फिर फ्रांस से भी युद्ध करता है। उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण होता है। तो देखिए ये फ्रांस से समझौता किया और हमने इटली के एकीकरण के समय भी देखा था कि किस प्रकार जो काउंट काबूर था उसने भी फ्रांस से मदद ली थी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने के लिए, और उस समय नेपोलियन तृतीय ने इसकी मदद भी की थी। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो था प्रसा मदद लेता है फ्रांस से, फ्रांस जो था उस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। नेक्स्ट है, बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। अब देखिए इटली का शासक किसको बनाया गया था, हमने पढ़ा था इटली का शासक जो था विक्टर इमैनुअल को बनाया गया था। जो था सार्डिनिया पिटमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था, उसे ही इटली का शासक बनाया गया था। बिस्मार्क ने जो था विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों साथ साथ ही होता है, लेकिन इटली का एकीकरण थोड़े समय पहले हो जाता है और जर्मनी का बाद में होता है। तो उससे पहले जो था इटली का एकीकरण के समय जो था विक्टर इमैनुअल को इटली का शासक बनाया जाता है और उससे भी बिस्मार्क ने संधि कर ली। और इस संधि के तहत क्या था, ऑस्ट्रिया प्रसा जब युद्ध होगा उस समय इटली को भी ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करना होगा। अब देखिए कि इसने ऑस्ट्रिया युद्ध के लिए फ्रांस को भी मना लिया, इटली को भी मना लिया।
अंत में अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह से पराजित हो गया। अब देखिए अंत में जो ऑस्ट्रिया था उसने अपने अपमान से क्षुब्ध होकर उसने जो था 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और उस युद्ध का नाम हुआ सेडोवा का युद्ध। आपको ये नाम याद रखना होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था और उस युद्ध में फ्रांस और इटली ने भी प्रसा का साथ दिया था। और क्या था कि ऑस्ट्रिया जो था इस युद्ध में फंस गया और वह बुरी तरह से पराजित हो गया। नेक्स्ट है, इस प्रकार ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हुआ। यानी कि जो ऑस्ट्रिया का जो कुछ क्षेत्र जर्मनी में आता था वो क्षेत्र जो था जर्मनी को मिल गया और जो था इस तरह 2/3 कार्य पूरा हुआ। अभी भी शेष जो जर्मनी का एकीकरण अभी भी बाकी रह गया, तो हम लोग उससे आगे देखते हैं कि कैसे इसका पूरा होता है। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रसा जो था बाद में फ्रांस से भी युद्ध करता है, तो फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासत के मामलों में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। जो जर्मनी का जो दक्षिण रियासत था उसमें फ्रांस हस्तक्षेप करता, इसलिए उसे फ्रांस से भी युद्ध करना आवश्यक हो गया था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी। अब देखिए कि जो ये सब बात हो रहा था, ठीक उसी समय स्पेन की राजगद्दी का भी मामला उभर गया और इस स्पेन की राजगद्दी पे जो प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी था, फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया और प्रसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। अब क्या किया, अब फ्रांस जो था इसका विरोध कर रहा था, वो कह रहा था कि नहीं, जो ये स्पेन की जो राजगद्दी है उस पर राजकुमार नहीं बैठेगा और जिसके लिए प्रसा से उसने एक लिखित वादा मांगा और बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। बिस्मार्क तो एक कूटनीतिज्ञ था, उसने क्या किया, जो ये बात थी उसको तोड़ मरोड़ कर उसने प्रेस में इस बात को जारी कर दिया, जिसके कारण जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया और इससे चिढ़कर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। अब हमने देखा था कि यहाँ पर जो था सेडान का युद्ध होता है, सेडान में युद्ध होता है और सेडान का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो प्रसा और फ्रांस के साथ युद्ध होता है। कब, तो 19 जून 1870 को होता है। और हमने देखा था सेडोवा का युद्ध, तो सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। ये दोनों नाम आप लोग याद रखिए, ये है सेडान और वो था सेडोवा, ठीक है। तो सेडान का युद्ध होता है फ्रांस और प्रसा के बीच और इसमें फ्रांस की हार भी हो जाती है। अब नेक्स्ट एक नोट है, 10 मई 1871 को, यानी कि 70 को ये युद्ध होता है और 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित होता है। और फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट एक जगह है, वहाँ पे एक संधि होती है और ये दोनों राष्ट्रों के बीच फिर शांति स्थापित होता है। और सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय होता है और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा होता है और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। और इसके बाद जो था जर्मनी का सम्राट जो था विलियम प्रथम को बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे इसके बाद जो था राष्ट्रीयता का विचार, जो राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी होती है, जैसे हंगरी, बोहेमिया और यूनान में भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होता है और स्वतंत्रता का आंदोलन जो और जर्मनी और इटली के एकीकरण का ही परिणाम होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का किस प्रकार प्रचार होता है। ये सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।